1966 यानी कि 1960s में इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या आप जानते हैं कि यूएन में एक ऐसी चीज हुई, एक ऐसा वाकया हुआ जिससे कि खासकर इंडिया के जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको एक नई पहचान मिली। और वो वाकया ये था कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन यूएन। भारत से एक बहुत ही महान व्यक्तित्व जिन्हें कार्नेटिक म्यूजिक का या यूं कहें कि ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ म्यूजिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक की ये ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ने यूएन में सबसे पहले परफॉर्म किया था। वो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत की तरफ से एक परफॉर्मेंस दी थी और ये परफॉर्मेंस थी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की। और ये परफॉर्मेंस देने वाली जो भारतीय महिला थी उनका नाम था एमएस सुब्बुलक्ष्मी। ये जो एमएस सुब्बुलक्ष्मी है, इनका व्यक्तित्व की महानता की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। शायद ही आप ये जानते होंगे कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी को ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं है जो ना मिला हो, फिर चाहे बात हो पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की या पद्मश्री की। यहां तक कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है यानी कि भारत रत्न, वो भी एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला हुआ है। संगीत का ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं है जो उन्हें ना मिला हो। और ये अवार्ड उन्हें अगर मिला है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कुछ बहुत ही बड़ी खूबी रही होगी। म्यूजिक के क्षेत्र में उन्हें ग्रेटेस्ट फिगर बोला जाता है क्योंकि उनके जैसा गायन आज तक किसी में नहीं पाया गया। यहां तक यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से उनकी इतनी हाई पिच है, वो पिच अभी तक कहीं नहीं पाई गई। अगर बात करें कि लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर की जो पिच है उसे एमएस सुब्बुलक्ष्मी की पिच के आसपास पाया जाता है, उनके बराबर फिर भी नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी म्यूजिक के फील्ड की सबसे महान नायिका थी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में जानना हमारे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका रिश्ता इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से है। और जिस सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर आप कभी ना कभी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे और वैसे भी आपके कल्चर को जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बात तो हमने यहां पर की इंडिया के म्यूजिक की कि किस तरीके से एक महान व्यक्तित्व ने इंडिया के म्यूजिक को पूरी दुनिया में एक नई पहचान बनाई। ये पहला ऐसा परफॉर्मेंस था जिसके बाद दुनिया को रियलाइज हुआ कि इंडिया का जो कल्चर है यानी कि इंडिया का जो डांस है, इंडिया का जो म्यूजिक है, उसमें एक स्पिरिचुअलिटी है और लोग इंडिया की तरफ आकर्षित होने लगे। इसी तरीके से और भी कई महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने इंडिया के कल्चर के अलग अलग फील्ड में अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है और उसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। फिर चाहे बात हो इंडियन क्लासिकल डांस की, जिसमें हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, कुचिपुड़ी की, ओडिसी की और सत्रिया की, और फिर चाहे बात हो कथक डांस की। हर डांस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी है और कई बार हम देखेंगे कि केवल इंडियन ही नहीं, फॉरेनर पर्सनालिटीज भी हैं जिन्होंने इंडिया के कल्चर में अपना एक अलग ही कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया का कल्चर बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर मेरे यानी ऋचा सिंह के साथ। आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल स्टडी फिले IAS विथ मी। ये जो सीरीज है आर्ट एंड कल्चर की, जिसे मैं आज से स्टार्ट कर रही हूं, इस सीरीज में हम आर्ट एंड कल्चर पूरी करेंगे और इस सीरीज में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आर्ट एंड कल्चर का जो भी सिलेबस है उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कुछ सोर्सेस की, कुछ रिसोर्सेस की, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें। यूं तो जो मैं ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी आर्ट एंड कल्चर का, हर लेक्चर में एक नया टॉपिक होगा और हर लेक्चर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बनाया जाएगा। एक एक टॉपिक जो यूपीएससी सीएसई के लिए रेलिवेंट है वो सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। आपको कोई दूसरा सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है आप उसे खरीद सकते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर बात करें
तो लैंग्वेज और लिटरेचर का जो हमारा मटेरियल है वो यहाँ कवर किया जाएगा, डिटेल्ड मैनर में कवर किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ना चाहिए तो आप NIOS का जो मटेरियल है वहां पर NIOS की वेबसाइट है, वहां पर जाके लैंग्वेज लिटरेचर आप वहां पर टाइप कर सकते हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 की एक PDF फाइल आएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम जब बात करेंगे रिलीजन की तो वहां हम बुद्धिज्म जैनिज्म भी कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में नॉलेज लेनी है तो एक बुक है एयर बशन की, वंडर दैट वाज इंडिया। इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर, आप केवल उसको रेफर कर सकते हैं। फोक म्यूजिक और थिएटर आप CCRT की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। पपेट्री और क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें तो पपेट्री यानी कि इंडियन पपेट्री और इंडियन क्लासिकल डांस, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये मैंने अनअकैडमी पे कवर किए हुए हैं और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर किए हुए हैं। यहाँ का जो नोट्स मैं अनअकैडमी के थ्रू मैंने प्रोवाइड किए हैं वो बेस्ट नोट्स हैं। CCRT की वेबसाइट और नितिन सिंघानिया की बुक, दोनों के मटेरियल को मैंने कंबाइन करके वहां पर आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप इंडियन पपेट्री और इंडियन क्लासिकल डांस के लिए अनअकैडमी को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, इसलिए ये टॉपिक जो है मैं यहाँ पर नहीं कवर करूंगी। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या, हम जरा ये चीज भी यहाँ पर जानते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से अब तक समझ में आ गई होंगी। तो बात करें अगर टॉपिक्स की तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पोर्शन है काफी वाइड पोर्शन है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि जैसा कि हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके की डायनेस्टीज और अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर आते रहे हैं, जिसकी वजह से